नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एड्यूजब टीच प्लेटफॉर्म पर। एड्यूजब टीच प्लेटफॉर्म पर मैंने एक राजनीति विज्ञान सीईटी स्पेशल बैच निकाला है, जिसमें मैं आपको भारत की राज्य व्यवस्था और राजस्थान की राज्य व्यवस्था पढ़ा रहा हूं। अब तक मैंने आपको भारत के संविधान की प्रकृति, संविधान की प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और उसके बाद मैंने आपको भारत का राष्ट्रपति और भारत का प्रधानमंत्री पढ़ाया। अब आज की क्लास में हम मंत्री परिषद और उसके कार्य, उसकी संरचना के बारे में हम चर्चा करेंगे। एक बार आप जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर क्लिक कर दे और अपने अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हमारी ये कंटेंट अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंच सके और आप लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। अब हम शुरू करते हैं अपना महत्वपूर्ण बिंदु, जिसमें हम आज मंत्री परिषद के बारे में, प्रधानमंत्री हो गया है क्योंकि मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री साथ में होता है, इनके लिए अनुच्छेद फिक्स है 74, 75, 77 और 78। इन चारों अनुच्छेदों में प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के लिए व्यवस्था करी गई है। तो हम शुरू कर रहे हैं भारत में मंत्री परिषद। एक एक स्लाइड के बाद माध्यम से हम देखेंगे। सबसे पहले मंत्री परिषद का मूल परिचय देखेंगे कि मंत्री परिषद क्या होती है और इसका उल्लेख कहां है। तो अनुच्छेद 74 और 75 में आप देखेंगे। सबसे पहले हमने प्रधानमंत्री में देखा था अनुच्छेद 74 में कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए, किसको? राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी और उसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। तो पहली बार ये बात हमने चर्चा की थी कि राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए, किसके लिए? राष्ट्रपति की सहायता एवं सलाह के लिए क्या होगी? एक मंत्री परिषद होगी। ठीक है, ये विशेष बात आपको ध्यान रखनी है। क्या होती है? राष्ट्रपति को सहायता और सलाह के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्री परिषद की होती है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी, इसका उल्लेख अनुच्छेद 74 में देखने को मिलता है। ठीक, अब आगे हम देखते हैं मंत्री परिषद सामूहिक रूप से क्या होती है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अगर लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव से सरकार को हटा दे तो पूरी की पूरी मंत्री परिषद अपने पद को त्याग देती है। अगर लोकसभा में किसी एक मंत्री को हटाया जाता है, इसका मतलब है पूरी की पूरी मंत्री परिषद अपने पद से त्याग पत्र दे देगी। यानी मंत्री परिषद उस नाव के समान होती है जहां पर एक साथ डूबते हैं और एक साथ ही तैरते हैं। इस प्रकार से हमारे भारत में मंत्री परिषद को सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी रखा गया है। और दूसरा आता है व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। तो ये आपको राष्ट्रपति के प्रति देखने को मिलता है। मंत्री परिषद का प्रति एक मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? व्यक्तिगत तौर पर। तो व्यक्तिगत तौर पर मंत्री परिषद राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है। तो हम यहाँ पर एक उत्तरदायित्व के बारे में देख लेते हैं। उत्तरदायित्व में क्या होगा? उत्तरदायित्व हम देख रहे हैं। उत्तरदायित्व भी शब्द आ गया है उत्तरदायित्व। तो मंत्री परिषद का दोहरा उत्तरदायित्व देखने को मिलता है। पहला आता है सामूहिक और दूसरा आता है व्यक्तिगत। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति होती है? तो लोकसभा के प्रति, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी प्रति। ठीक है, और व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो व्यक्तिगत तौर पर ये होते हैं राष्ट्रपति के प्रति। यानी राष्ट्रपति किसी भी मंत्री को किसी भी वक्त बर्खास्त कर सकता है, यही हमने देखा। उसके बाद आता है कि मंत्री परिषद का आकार लोकसभा की जितनी भी सदस्य संख्या होती है उसका 15% या उससे कम होगा। 15% से अधिक लोकसभा के अधिक नहीं हो सकता। तो आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि मंत्री परिषद में कुल कितने मंत्री शामिल हो सकते हैं। तो लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के केवल 15% या उससे कम, 15% से एक भी सदस्य अधिक नहीं हो सकता आपके मंत्री परिषद के अंदर। तो ये बातें, ये था सामान्य परिचय मंत्री परिषद का। तो इसका उल्लेख कहां मिलता है? अनुच्छेद 74 में और 75 में विभिन्न मंत्रियों की नियुक्ति के बारे में हम देखते हैं। उसके बाद अगला आता है, अगली स्लाइड में हम देखेंगे महत्वपूर्ण अनुच्छेद। तो इसके लिए हमने 4 अनुच्छेद देखे थे, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 75, 77 और 78। 74 में क्या है? प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्री परिषद का उल्लेख है। दूसरी बात, ये राष्ट्रपति को सहायता और सलाह करते हैं। ये क्या करते हैं? इनका काम क्या होता है? राष्ट्रपति को सलाह और सहायता देना। इसके बाद राष्ट्रपति सलाह पर पुनर्विचार के लिए मंत्री परिषद को कह सकता है। उसके बाद आता है पुनर्विचार के बाद
राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही कार्य करना पड़ता है। इस प्रकार से हमने देखा अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद के बारे में क्या क्या कहा गया है कि मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कार्य करती है। दूसरी बात, यह राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने का काम करती है। अगली बात, राष्ट्रपति सलाह पर एक बार पुनर्विचार के लिए उस सलाह को मंत्रिपरिषद के पास वापस भेज सकता है, लेकिन अगर पुनः मंत्रिपरिषद अपने कार्य को वापस राष्ट्रपति के पास विधेयक को कानून को भेज देती है तो राष्ट्रपति को दूसरी बार उसको मानना अति आवश्यक है। राष्ट्रपति दूसरी बार पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकता। उसके बाद आता है अनुच्छेद 75 में क्या प्रावधान है, मंत्रियों की नियुक्ति व अन्य प्रावधान किए गए अनुच्छेद 75 में। इसमें क्या है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। जो भी मंत्री परिषद में शामिल होते हैं उनकी नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता है, लेकिन हमने देखा था कि यह सलाह किसकी होती है, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। उसके बाद सामूहिक उत्तरदायित्व तो हमने देखा लोकसभा के प्रति, और अगर कोई व्यक्ति जो अभी तक लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य नहीं है अर्थात संसद का सदस्य नहीं है तो वह मंत्री बन सकता है। कब तक, 6 महीने तक। तो उसको अगर कोई व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो बिना संसद के सदस्य रहे मंत्री चुन लिया गया है तो उसको 6 माह के अंदर अंदर संसद के किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण करनी होती है। तो 6 माह तक आप संसद के सदस्य रहे बिना आप मंत्री बन सकते हो। 6 माह के बाद आपका पद, अगर आप सदस्य नहीं बने संसद के तो आपका पद खत्म हो जाएगा। उसके बाद अनुच्छेद 77 में भारत सरकार के कार्य आवंटन, कार्य संचालन के नियमों का बात है। राष्ट्रपति मंत्रियों के कौन कौन से कार्य करता है उसके नियम बनाता है अनुच्छेद 77 में, और अनुच्छेद 77 के तहत ही राष्ट्रपति मंत्रियों को कार्यों का बंटवारा करता है, कौन सा मंत्री क्या कार्य करेगा। उसके बाद आता है अनुच्छेद 78। अनुच्छेद 78 में कहा गया है कि प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि उसकी मंत्रिपरिषद ने कौन कौन से प्रशासनिक एवं विधायी कार्य किए, उन विधायी कार्यों को राष्ट्रपति को सूचित करना कि हमारी मंत्रिपरिषद ने निम्न प्रशासनिक एवं विधायी कार्य किए। यह कर्तव्य आपके प्रधानमंत्री को सौंपा गया है। उसके बाद आता है राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद के निर्णयों की सूचना देना। मंत्रिपरिषद ने कौन कौन से कार्य किए इसकी सूचना प्रधानमंत्री संविधान के अनुच्छेद 78 के तहत प्रदान करता है। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आता है मंत्री स्तर के निर्णयों को राष्ट्रपति के समक्ष रखना। संविधान के अनुच्छेद 78 के अनुसार मंत्री स्तर के जो भी निर्णय लिए जाते हैं प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होता है कि वह राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करता है। तो आपको ये बातें ध्यान रखनी है कि मंत्रिपरिषद के जो काम होते हैं उससे राष्ट्रपति को अवगत करवाता कौन है, तो वो करता है प्रधानमंत्री। मैंने आपको प्रधानमंत्री में बनाया था कि जो प्रधानमंत्री होता है वह मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के मध्य योजक कड़ी का काम करता है, दोनों को आपस में जोड़ने का काम करता है और दोनों के मध्य संवाद का काम करता है, दोनों के मध्य जुड़ाव का कार्य करता है। इस प्रकार से हमारे संविधान के अनुच्छेद 74, 75, 77 और 78 में मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री के बारे में उल्लेख देखने को मिलता है। आगे हम देखेंगे इनकी नियुक्ति, कार्यकाल और सदस्यता। नियुक्ति तो हम देखते हैं नियुक्ति कौन करता है, इसका कार्यकाल कितना होता है और सदस्यता। तो पहली बात आएगी कि जो मंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री के सलाह पर होती है। यानी कर्ता कौन है, मुख्य कर्ता कौन होता है, वो होता है आपके प्रधानमंत्री। नियुक्तियां सारी की सारी प्रधानमंत्री के अनुसार ही होती है। उसके बाद नियुक्ति कर्ता कौन है, तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री के सलाह पर की जाती है। फिर बात आता है कार्यकाल। तो मंत्रियों का कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रशांत पर्यंत रहता है। जब तक आप पर राष्ट्रपति मेहरबान है तब तक आप मंत्री रह सकते हो। ऐसा हमारे संविधान में कहा गया है कि प्रत्येक मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेगा। यानी जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक मंत्री अपने पद पर बना रहेगा। राष्ट्रपति किसी भी वक्त किसी भी मंत्री को बर्खास्त कर सकता है, बशर्ते अगर प्रधानमंत्री इसकी सिफारिश करता है। ठीक, अगली बात आता है व्यवहार में जो मंत्री होता है वह कब तक पद पर बना रहेगा, वो रहता है लोकसभा में जब तक सरकार का बहुमत है तब तक किसी भी मंत्री को उसके पद से नहीं हटाया जाता। लेकिन वर्तमान में आप देखते हो कभी कोई ऐसा मुद्दा उठ जाता है जो देश हित में होता है तो किसी मंत्री को बर्खास्त किया जा सकता है। जैसे अपने वर्तमान में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को जो जेड जनरेशन का अभी दिल्ली के जंतर मंतर में धरना प्रदर्शन हुआ था नीट पेपर को लेकर, तो एक मंत्री को उसके पद से हटाया गया। धर्मेंद्र प्रधान जो भारत के शिक्षा मंत्री थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो इस प्रकार से उसको हटाया जा सकता है। लेकिन अमूमन
जो मंत्री परिषद होता है उसका जीवन लोकसभा में बहुमत पर निर्भर करता है। जब तक लोकसभा में सरकार का बहुमत है तब तक मंत्री परिषद कार्य रूप में रहेगी। उसके बाद आता है यह क्या इनको संसद का मेंबर होना आवश्यक है मंत्री को? तो ऐसा नहीं है। कोई भी व्यक्ति 6 माह तक मंत्री पद पर बना रह सकता है, बशर्ते उसको 6 महीने के अंदर अंदर संसद के किसी भी सदन की सदस्यता ग्रहण करनी पड़ेगी। तो ये बात है इसकी सदस्यता के बारे में। अगला आता है भारत में मंत्रियों की 3 श्रेणियां पाई जाती है। भारत में मंत्रियों की श्रेणियां कितनी है? तो भारत में मंत्रियों की 3 श्रेणियां पाई जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। पहली श्रेणी कौन सी है? तो आप देखेंगे नंबर फर्स्ट में आते हैं हमारे भारत में कैबिनेट मंत्री, ठीक। नंबर 2 में कौन आएंगे? हमारे राज्य मंत्री। और नंबर 3 पे आते हैं अपने उप मंत्री। इस प्रकार से भारत में सवाल आता है कि मंत्री परिषद के अंदर ये किसकी श्रेणियां है? मंत्री परिषद की। यहां पर आप देखोगे मंत्री परिषद को 3 भागों में बांटा गया है। ये हम देख रहे हैं मंत्री परिषद। तो भारत के संविधान के अंदर तो ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा देखने को मिलता है। एक सरकार का ढांचा है जिसमें हम मंत्री परिषद की 3 श्रेणियों में मंत्री परिषद को विभाजित किया गया है। मंत्री परिषद में कुल 15% मेंबर हो सकते हैं लोकसभा के, इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक। अब उसके मंत्रियों के बारे में, तो भारत की मंत्री परिषद में 3 स्तर के मंत्री होते हैं। पहला मंत्री आप देखेंगे, पहला है कैबिनेट मंत्री, ठीक, जो महत्वपूर्ण विभागों को संभालता है। उसके बाद राज्य मंत्री होता है जो स्वतंत्र प्रभार के अन्य छोटे छोटे मंत्रालयों को समझाता है। और उसके बाद आता है उप मंत्री जो कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री के सहायक के रूप में कार्य करता है। सहायता के लिए उप मंत्री नामक पद की नियुक्ति की जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कैबिनेट मंत्री क्या होता है। इनके पास भारत सरकार के महत्वपूर्ण मंत्रालय होते हैं, जैसे रक्षा मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, ये सारे, रेल मंत्रालय हो गए, वित्त मंत्रालय हो गए, ये सारे के सारे कैबिनेट मंत्रियों के अंडर में होते हैं। इसमें ज्यादा कुछ नहीं, 14 या 15, इसको हम किचन कैबिनेट कहते हैं। एक छोटी सी सभा होती है लेकिन ये बहुत ज्यादा काम करते हैं। भारत में नीति निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कैबिनेट मंत्री निभाते हैं। और इसका मुखिया कौन होता है? आपके प्रधानमंत्री इसका हेड होता है। और उसके अनुसार ये पूरी की पूरी मंत्री परिषद का एक सदन पूरा काम करता है। उसके बाद कैबिनेट बैठकों की प्रमुख भूमिका होती है। बैठकें इसकी क्या होती है? सबसे महत्वपूर्ण होती है और भारत की नीति निर्माण में केंद्रीय भूमिका का निर्वहन करते हैं। आप देखेंगे जो कैबिनेट मंत्री होती है, भारत में अमूमन जो भी नीतियां बनती है वो सारी की सारी नीतियां कैबिनेट मंत्रालय के द्वारा ही बनाई जाती है। बाकी मंत्री तो उसको केवल सहमति प्रदान कर देते हैं, क्योंकि भारत के सबसे विख्यात जो नेता होते हैं वही कैबिनेट मंत्री में शामिल होते हैं और उन्हीं के द्वारा भारत की महत्वपूर्ण नीतियों का निर्माण किया जाता है। इस प्रकार से नीति निर्माण में केंद्रीय भूमिका का निर्वहन कौन करते हैं? कैबिनेट मंत्रियों के द्वारा नीति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया जाता है। उसके बाद आते हैं राज्य मंत्री। राज्य मंत्री, इनके पास स्वतंत्र प्रभार भी हो सकता है और ये कैबिनेट मंत्री के अंडर भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 काम करते हैं राज्य मंत्री, दोहरा काम। एक तो उनको कोई छोटा सा स्वतंत्र प्रभार दे दिया और दूसरा ये जो कैबिनेट मंत्रियों की सहायता के रूप में भी इनको प्रभार दिया जा सकता है। अगला आता है स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री संबंधित विषय में सीधे जिम्मेदार होते हैं। जैसे कृषि से संबंधित मंत्री राज्य मंत्री हो गया और वह फिर अपने उस क्षेत्र से सीधे संबंधित हो जाएगा। कोई भी टैक्स लगाना है, कोई व्यवस्था करनी, तो वह मंत्री अपने स्तर पर सीधा ही उस पर विचार प्रकट करेगा। उसके बाद आता है उप मंत्री। वर्तमान में नियमित रूप से ये उप मंत्री देखने को नहीं मिलते, प्रचलित नहीं है संघीय व्यवस्था में, लेकिन पुराने प्रश्नों में 3 श्रेणियां पूछी जा सकती। आप देखोगे ये पहले थे, लेकिन उप मंत्री का वर्तमान में अस्तित्व देखने को नहीं मिलता। एक तो कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री, यही आपके वर्तमान में देखने को मिलता है। सवाल आते हैं कि मंत्री परिषद की कुल कितनी श्रेणियां होती है? 3 है, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। आप देखोगे सीईटी के हिसाब से आपको इसको याद करना, ये भी आ सकता है। और इनके बारे में जो आपकी इसके अंदर जानकारी दी गई, आपको ये सारी की सारी पढ़नी है कि राज्य मंत्री क्या होते हैं और कैबिनेट मंत्री क्या होते हैं, इसको बताएं। तो आपको सही गलत में, सत्य असत्य में इसको चयन करना पड़ सकता है। अगला हम देखते हैं इसमें, अब हमारे पास 2 शब्दावलियां हैं, एक है मंत्रिमंडल और एक है मंत्री परिषद। तो देखो विद्यार्थियों, हमारे संविधान के अंदर मंत्रिमंडल शब्द का मूल संविधान में उल्लेख नहीं था। मंत्रिमंडल शब्द का भारत के मूल संविधान में कहीं पर भी उल्लेख नहीं था, लेकिन बाद में संविधान संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 352 के अंदर यूनियन कैबिनेट शब्द को हमारे संविधान के अंदर अनुच्छेद 352 के तहत जगह दी गई, क्योंकि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के लिए प्रधानमंत्री को कैबिनेट से
परामर्श करना आवश्यक है और लिखित सूचना के बाद ही कोई प्रधानमंत्री राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है। प्रधानमंत्री अपनी मनमर्जी से राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा नहीं कर सकता। तो कैबिनेट मंत्रालय क्या होता है? मंत्रिमंडल या कैबिनेट एक छोटा एवं प्रभावशाली विभाग होता है। मंत्रिपरिषद, कैबिनेट जो होता है ये पार्ट होता है मंत्रिपरिषद का। मंत्रिपरिषद एक विशाल निकाय होता है जिसके अंदर हमने देखे 3 भाग होते हैं और कैबिनेट या मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद का एक भाग होता है जो एक छोटा एवं प्रभावशाली भाग है। इसमें सदस्यों की संख्या 15, 8, 10 इतनी हो सकती है, 15 से ज्यादा लगभग नहीं होती है अमूमन। उसके बाद नीति निर्णयों में मुख्य केंद्र है। भारत की नीति निर्धारण में कैबिनेट मंत्रालय या मंत्रिमंडल सबसे महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं। मंत्रिपरिषद में सभी स्तर के मंत्री आते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। कैबिनेट में आकार में बहुत बड़ी, ये लोकसभा के 15% के आसपास मेंबर होते हैं। राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देती है मंत्रिपरिषद और लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है आपके मंत्रिपरिषद। तो हमने यहाँ पर तुलनात्मक अध्ययन कर दिया कि मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद का उल्लेख अनुच्छेद 74 में, 75 में है, 78 में है, 77 में है, लेकिन कैबिनेट या मंत्रिमंडल का उल्लेख केवल अनुच्छेद 352 में ही देखने को मिलता है। अगला आता है सामूहिक उत्तरदायित्व। संविधान का अनुच्छेद 75(3) कहता है कि जो मंत्रिपरिषद होगी वह आपके सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो इसमें लिखा भी गया है कि जो मंत्रिपरिषद है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अगली बात, अगर लोकसभा में मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद पद को छोड़ देगी, पद को त्याग देगी। फिर उसके बाद आता है मंत्रिमंडल के निर्णयों का सार्वजनिक रूप से समर्थन करना मंत्री की सामूहिक जिम्मेदारी है। अब आता है कि मंत्रिमंडल ने कोई भी निर्णय लिया तो मंत्री को वह अगर उसका पक्ष नहीं भी है, उसका मन नहीं भी है, उसको गलत लग रहा है, उसके बावजूद भी प्रत्येक मंत्री को मंत्रिमंडल के निर्णय को समर्थन करना ही पड़ेगा। अगर मंत्रिमंडल के किसी भी निर्णय का किसी भी मंत्री ने विपक्ष में चला गया, उसने उसका विरोध कर दिया, तो समझ लो मंत्रिपरिषद पूरी गई, क्योंकि वहां पर अविश्वास उत्पन्न हो जाता है और उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ जाता है। फिर बात आता है व्यक्तिगत मत होने पर मंत्री इस्तीफा दे सकता है। अगर मंत्रियों के मध्य किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत मतभेद उत्पन्न हो जाता है तो कोई भी मंत्री इस्तीफा दे सकता है और इस्तीफा देने से पूरी मंत्रिपरिषद पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे कि अभी धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा मंत्री के रूप में इस्तीफा दिया था, ठीक है। नीट का कोई मामला हुआ था अभी जो चला था, कॉकरोच पार्टी वाला, तो वही इसमें आपको देखने को मिलेगा, मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया। उसके बाद आता है व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। सामूहिक उत्तरदायित्व के बाद मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत उत्तरदायित्व देखने को मिलता है। तो व्यक्तिगत उत्तरदायित्व में क्या होता है, यह राष्ट्रपति की प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेंगे। मंत्री, प्रत्येक मंत्री अनुच्छेद 75(2) के अनुसार राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। व्यवहार में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में और लोकसभा के बहुमत का महत्व रहता है। प्रधानमंत्री किसी भी मंत्री से इस्तीफा मांग सकता है और प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति मंत्री को पद से हटा भी सकता है। तो अगर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सलाह देता है तो राष्ट्रपति किसी भी मंत्री को उसके पद से हटा सकता है। इस प्रकार से हमने देखा मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति और मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इसके बाद आएगा मंत्रिपरिषद का अधिकतम आकार। तो हमारे भारत के अंदर 2003 से पहले कोई व्यवस्था नहीं थी कि मंत्रिपरिषद में टोटल मेंबर कितने होंगे। कभी कभी क्या होता था कि बहुमत की सरकारों में हर पार्टी को मंत्री बना दिया, तो उसमें क्या होता है मंत्रियों का आकार बहुत ज्यादा हो गया, मंत्रिपरिषद एक व्यापक संस्था बन गई। तो उस पर लगाम लगाने के लिए 2003 में, कब होता है 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के द्वारा एक 91वां संविधान संशोधन किया जाता है, जिसमें अनुच्छेद 75(1)(a) जोड़ा गया, जिसमें कहा गया कि कुल मंत्रियों की संख्या लोकसभा के जितने सदस्य जैसे वर्तमान में 543 है उसके 15% से अधिक नहीं हो सकती। कितनी निर्धारित की, लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती। जैसे लोकसभा की वर्तमान में निर्धारित संख्या 543 है, तो इसका 15% निकालना है तो 81.45 होता है। मतलब अधिकतम 81 मंत्री मंत्रिपरिषद में शामिल हो सकते हैं लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के। तो आपके सवाल आ सकता है कि वर्तमान में मंत्रिपरिषद के अंदर कुल कितने मंत्री शामिल हो सकते हैं। तो आपको अधिकतम संख्या ध्यान रखनी, 81 से ज्यादा नहीं। कितना है 81.45, तो 82 नहीं हो सकता, 81 ही होगा।
और उसके बाद ये सीमा प्रधानमंत्री सहित, ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री उसके अलावा इस मंत्री परिषद की संख्या में प्रधानमंत्री भी शामिल होता है, तो ये 81वां मेंबर प्रधानमंत्री होगा। 81 से अधिक प्रधानमंत्री अपनी मंत्री परिषद में शामिल नहीं कर सकता स्वयं को जोड़कर। ये आपके सामने अपने तो सवाल आता है कि वर्तमान में भारत की मंत्री परिषद में कुल कितने परसेंट से अधिक मंत्री नहीं हो सकते, तो 15% से अधिक मंत्री परिषद में शामिल नहीं हो सकते। उसके बाद अगला हम देखेंगे इनकी शपथ, वेतन और संसद की सदस्यता। तो जो मंत्री होता है वो दो प्रकार की शपथ लेता है, एक तो अपने पद की लेता है कि मैं इस मंत्री के पद को धारण कर रहा हूं, और दूसरी शपथ होती है गोपनीयता की, मंत्री परिषद के प्रत्येक निर्णय को हम गोपनीय रूप से बनाकर रखेंगे, बाहर लीक नहीं करेंगे। और इनको शपथ दिलाता कौन है? मंत्रियों की शपथ राष्ट्रपति के द्वारा होती है, और इसका प्रारूप भारत के संविधान की 3री अनुसूची में वर्णित देखने को मिलता है। अगली आती है संसद की सदस्यता। तो कोई भी मंत्री लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। गैर सदस्य मंत्री 6 माह तक रह सकता है। अगर किसी ने संसद के किसी भी सदन की सदस्यता ग्रहण नहीं की है तो उसके बावजूद भी कोई भी व्यक्ति 6 माह तक मंत्री रह सकता है। 6 माह में सदस्य न बनने पर उसका मंत्री पद क्या हो जाता है? समाप्त हो जाएगा। यानी आपको ध्यान रखना है कि ऐसा व्यक्ति जो अभी तक संसद का सदस्य नहीं, वह कितने माह तक मंत्री पद पर रह सकता है? तो आपको ध्यान रखना है 6 माह तक। 6 माह से फिर एक दिन भी ज्यादा नहीं हो सकता। उसके बाद आता है वेतन भत्ते। तो संविधान के अनुच्छेद 75(6) में संसद में प्रधानमंत्री और मंत्रियों के वेतन भत्ते का निर्धारण संसद करेगी, यह प्रावधान किया गया है। तो सवाल आता है प्रधानमंत्री एवं मंत्रियों के वेतन भत्तों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? अनुच्छेद 75(6) के अनुसार तो संसद के द्वारा इनके वेतन भत्तों का निर्धारण किया जाता है। तो ये सवाल भी आपके देखने को मिल सकता है। ये भारत के संविधान के मूल प्रावधान है। उसके बाद अगला क्या है? अगला आता है अनुच्छेद 78। अनुच्छेद 78 में क्या है? प्रधानमंत्री को कुछ संवैधानिक कर्तव्य दिए गए हैं। क्या है? राष्ट्रपति को मंत्री परिषद के द्वारा जो भी निर्णय लिए जाते हैं सभी निर्णयों की सूचना प्रदान करना। मंत्री परिषद ने कौन से कार्य किए, कौन कौन से निर्णय लिए, उन सभी की सूचना राष्ट्रपति को देने का कर्तव्य किसका है? प्रधानमंत्री का। अगला आता है अगर राष्ट्रपति द्वारा मांगी जानकारी उपलब्ध कराना। राष्ट्रपति जो भी जानकारी प्रधानमंत्री से मांगता है मंत्री परिषद के बारे में, वह प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को उपलब्ध करवाएगा। उसके बाद किसी मंत्री द्वारा लिए गए निर्णय को यदि राष्ट्रपति कहे तो मंत्री परिषद के समक्ष रखना। अगली बात आती है कि हर विभाग का अलग अलग मंत्री होता है और वह अपने अलग अलग निर्णय लेता है। अब किसी मंत्री ने कोई अलग निर्णय लिया है और मंत्री परिषद ने राष्ट्रपति मांग करे कि आप उस एक मंत्री के निर्णय को पूरी मंत्री परिषद के सामने रखो, तो राष्ट्रपति का कर्तव्य होता है कि एक व्यक्तिगत मंत्री द्वारा लिए गए निर्णय को राष्ट्रपति के कहने पर संपूर्ण मंत्री परिषद के सामने वह प्रस्तुत करेगा। तो इस प्रकार से हमने देखा अनुच्छेद 78 में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के संबंधों का वर्णन मिलता है, आपस में इनके संबंध देखे जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आएगा, अब थोड़ा सा हम रिवीजन करने के साथ हम देखेंगे कि कुछ मंत्रियों को अधिकार दिए जाते हैं, ठीक है ना। इसके बाद हम देखते हैं अगला, अब यहां पर हम देखेंगे कुछ मंत्रियों के अधिकार, ठीक है ना। सदन में मंत्रियों के अधिकार। तो हमारे मंत्री जो होते हैं ना, उनको सदन का मतलब होता है लोकसभा और राज्यसभा, यानी संसद के जो सदन होते हैं उनमें उनके क्या क्या अधिकार होते हैं, उन अधिकारों का वर्णन हमें भारत के संविधान के अनुच्छेद 88 में इनका वर्णन है कि मंत्रियों के अधिकार कहां पर देखने को मिलते हैं। अनुच्छेद 88 के अंदर इनका वर्णन देखने को मिलता है। फिर अगली बात आती है नंबर फर्स्ट, पहला इनका अधिकार क्या होता है, तो प्रत्येक मंत्री को किसी भी सदन में बोलने और कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार होगा। पहली बात, एक मिनट का कलर में व्हाइट कर दूं, किसी भी मंत्री को
प्रत्येक सदन में बोलने व कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होगा। पहला अधिकार है प्रत्येक मंत्री चाहे वो किसी भी सदन के सदस्य है वह दोनों सदनों में बोल सकते और कार्यवाही में भाग ले सकते। अगला आता है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक तथा संसद समिति में उन्हें सदस्य बनाया हो कि बैठक में भाग लेने का अधिकार होगा, लेकिन मतदान के अधिकार नहीं होंगे। बैठक में बोल सकते, कार्रवाई में भाग ले सकते, लेकिन मत वहीं देंगे जहां पर जिस सदन के वे सदस्य। तो अगली बात आपको ध्यान रखना है, लेकिन मत वहीं देंगे जिस सदन के वे सदस्य हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि प्रत्येक मंत्री मत उसी सदन में दे सकते हैं जहां पर जिसके वे सदस्य, जिसके वे मेंबर है। अब अगला आता है दल बदल संबंधी योग्यता। अब क्या होता है कि कभी कभी कोई मंत्री पद को प्राप्त करने के लिए अपना दल बदल देता है। दूसरी पार्टी का होता है कि सरकार बनी है तो उसमें शामिल हो गए, तो दल बदल के आधार पर अगर कोई मंत्री दल बदल करता है तो वो क्या हो जाएगा, अयोग्य हो जाएगा। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है, मंत्रियों के संबंध में अयोग्यता का निर्धारण किया जाता है कि कोई मंत्री दल बदल करता है तो वह मंत्री पद के लिए अयोग्य हो जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी विशेष एक बात, दल बदल अयोग्यता, दल बदल योग्यता। इसमें क्या कहा गया है, ये हुआ था अपने 91वां संविधान संशोधन 2003 में ये प्रावधान किया गया दल बदल के संबंध में। इसमें है क्या व्यवस्था है, मंत्री के संबंध में अयोग्यता निर्धारित की जाएगी कि कोई मंत्री दल बदल करता है तो वह मंत्री पद के लिए अयोग्य हो जाएगा। बस ये बात आपको मंत्री परिषद में हमें अपने इतना ही ध्यान रखना है कि अगर कोई मंत्री बनने के बाद अपना दल परिवर्तन कर लेता है तो दल परिवर्तन करने के बाद वह मंत्री पद के लिए अयोग्य हो जाएगा। दल बदल कानून में ये प्रावधान किया गया। तो हमने अब तक मंत्री परिषद के बारे में देखा, उसकी शक्तियों के बारे में देखा, वह किस प्रकार से कार्य करती है, प्रधानमंत्री की सलाह देती है, उनके प्रकार देखे। धन्यवाद दोस्तों, आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे।